देश का अन्नदाता सड़कों पर है। किसान रैलियां निकाल रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, ट्रेन भी रोक रहे हैं और ये सब कोरोना वायरस के खतरे के बीच हो रहा है। आखिर किसान अपनी जान की परवाह न करके आंदोलन क्यों कर रहे हैं? साल भर पहले जिन किसानों ने वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, वही किसान उनके खिलाफ क्यों हो गए? नमस्कार, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं समरेंद्र। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप बोले भारत को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर आपको एक घंटी दिखाई देगी। उस घंटी पर एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एग्री बिजनेस यानी कृषि कारोबार कितना बड़ा है? दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि किसके पास है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मध्य वर्ग किसके पास है? और आखिरी सवाल, क्या आपको मालूम है कि इन कानूनों को नरेंद्र मोदी की ही सरकार ने क्यों बनाया? आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता तो कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस की 2004 से 2014 तक 10 साल सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार के दौरान ये कानून क्यों नहीं बनाए गए? इन सवालों के जवाब में ही कृषि कानूनों के बदलाव की वजह छिपी है। लेकिन इनके जवाब जानने से पहले किसानों से जुड़े तीनों कानूनों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिन कानूनों को संसद में धोखे से पास कराया गया है। पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इसके मुताबिक किसान एपीएमसी यानी मंडियों के दायरे के बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। मंडियों के बाहर होने वाले सौदे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि मंडी में टैक्स लगता है। किसानों को ऑनलाइन बिक्री की भी इजाजत दी गई है। दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा कानून है। अगर कोई कंपनी किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर नुकसान कंपनी को उठाना होगा। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट यानी आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। इसके जरिए सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया है। अब कारोबारी इन्हें बड़ी मात्रा में खरीद कर जमा रख सकेंगे। सरसरी तौर पर लगता है कि सरकार ने किसानों के भले के लिए यह कानून बनाए हैं। ये तो सब चाहेंगे कि किसान अपनी फसल का दाम खुद तय कर सकें, जहां चाहे वहां सामान बेच सकें। किसी कंपनी के साथ करार हो तो बाढ़ और सूखे में फसल बर्बाद होने पर घाटा कंपनी उठाए। इस बात में भी दम है कि जब एफसीआई के गोदामों में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता है तो उन्हें अनिवार्य सूची में रखने की क्या जरूरत है? मतलब इन कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले पूछे गए सवालों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि विश्व में एग्री बिजनेस यानी कृषि कारोबार कितना बड़ा है? मैनेजमेंट कंपनी मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का एग्री बिजनेस $5 ट्रिलियन का है। $5 ट्रिलियन मतलब 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 375 लाख करोड़ रुपए। इतने में भारत जैसे 2 देशों की पूरी अर्थव्यवस्था समा जाएगी। $5 ट्रिलियन वो सपना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को दिखाते हैं। और इसीलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? $5 ट्रिलियन के इस एग्री बिजनेस पर सबसे अधिक नियंत्रण अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का है। दुनिया की टॉप 10 कृषि कंपनियों में सारी की सारी अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हैं। करगिल तो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी बड़ी है। डुपॉन्ट उसके बराबर है। ये सभी कंपनियां हमारे देश में सक्रिय हो चुकी हैं। कुछ ने तो अपनी कंपनी के भारतीय डिवीजन की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में भी की है। इनमें से 5 बड़ी कंपनियों के टर्नओवर पर एक नजर हम डाल लेते हैं। सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिका की कारगिल।
इसका टर्नओवर 114.7 अरब डॉलर यानी 8,41,387.58 करोड़ रुपए है। दूसरी बड़ी कंपनी डुपॉन्ट है। ये भी अमेरिकी कंपनी है। इसका टर्नओवर 86 अरब डॉलर का है, मतलब 6,30,857.30 करोड़ रुपए। तीसरी बड़ी कंपनी भी अमेरिकी है। इसका नाम है एडीएमसी। इसका टर्नओवर है 64.4 अरब डॉलर यानी 4,72,467.38 करोड़ रुपए। चौथी बड़ी कंपनी बायर एजी, ये जर्मनी की है। इसका टर्नओवर 46.7 अरब डॉलर था यानी 3,42,593.53 करोड़ रुपए। पांचवी बड़ी कंपनी डियर एंड कंपनी है। ये अमेरिकी कंपनी है। टर्नओवर 38.4 अरब डॉलर यानी 2,81,704.32 करोड़ रुपए था। इन कृषि कंपनियों के अलावा दुनिया की चोटी की प्रोसेस्ड फूड कंपनियां भी भारतीय कंपनियों से बहुत बड़ी हैं। नेस्ले, पेप्सिको, कोका कोला, यूनिलीवर जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियां पहले से ही भारतीय बाजार में सक्रिय हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि दुनिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किसके पास है। दुनिया में जितनी भी खेती लायक जमीन है उसमें 10.97 मतलब 11% हिस्सेदारी भारत की है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से 2.5 गुना से लेकर 5 गुना बड़े हैं, लेकिन उनके पास खेती योग्य जमीन भारत से कम है। यही नहीं, भारत की कृषि भूमि गुणवत्ता के मामले में भी दुनिया में सबसे बेहतर है। गंगा बेसिन से अधिक उपजाऊ जमीन कहीं नहीं है। इसी से जुड़ा तीसरा सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा मध्य वर्ग किसके पास है। दुनिया का सबसे बड़ा मध्य वर्ग भारत के पास है। अलग अलग आंकड़ों में यह संख्या 30 से 60 करोड़ के बीच बताई जाती है। यह अपने आप में एक विशाल काय बाजार है। दुनिया के ज्यादातर देशों से अधिक बड़ा बाजार है। यही वजह है कि विकसित देश लंबे समय से कृषि सुधारों के लिए भारत सरकार पर दबाव बना रहे थे। अब चौथा सवाल कि आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये कानून क्यों नहीं बनाए गए और नरेंद्र मोदी ने ही ये कानून क्यों बनाए। मनमोहन सिंह की सरकार एक शुद्ध तौर पर गठबंधन सरकार थी। कांग्रेस के पास 2004 में मात्र 145 सीटें और 2009 में 206 सीटें थी। यानी मनमोहन सरकार सहयोगियों के भरोसे चल रही थी। गठबंधन की ऐसी सरकार में किसानों और श्रमिकों से जुड़े कानून पास कराना संभव नहीं था, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। उसे सहयोगियों की बैसाखी की जरूरत नहीं है। किसानों से जुड़े कानूनों को पास कराने के लिए इससे बढ़िया माहौल नहीं हो सकता था। किसानों से जुड़े ये कानून तब भी पास कराए गए जब अकाली दल ने एनडीए से बाहर जाने का फैसला ले लिया, क्योंकि सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ उदारीकरण की नीति में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्ण विश्वास है। अमिताभ कांत जैसे केंद्र सरकार के ज्यादातर अफसर भी उदारीकरण के समर्थन में हैं। देश के जितने भी श्रमिक और किसान संगठन हैं वो सब कमजोर हो चुके हैं, विरोध करने की स्थिति में नहीं है। मतलब सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है। 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। भारत की अर्थव्यवस्था अचानक बैठ गई। अभी नोटबंदी से उबरने की कोशिश हो ही रही थी कि सरकार ने जीएसटी लागू कर दी। कारोबारियों की कमर टूट गई। अभी वो खड़े होने की कोशिश कर रहे थे कि 2019 में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी और मार्च 2020 में सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस समय भारत भयानक मंदी से जूझ रहा है। विकास दर निगेटिव में है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। भारत बहुत बड़ी मुश्किल में है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इससे बढ़िया माहौल नहीं मिल सकता था। इसलिए उन्होंने डब्ल्यूटीओ की शर्तों को लागू करने के लिए भारत पर दबाव बढ़ा दिया। भारत को कृषि बाजार खोलने के लिए मजबूर कर दिया। यह उदारीकरण की नीति का अगला चरण है। अब आखिरी सवाल, इन कानूनों का असर क्या होगा। भारत की आबादी 135 करोड़ हो गई है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी के साथ अलग थलग रहना संभव नहीं है।
भारत के आर्थिक हित भी विश्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि कृषि बाजार को खोलने से पहले आपकी तैयारी क्या है। किसानों को बाजार में ढकेलने से पहले सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किया है। कहीं भारतीय किसान मजदूर बनकर न रह जाएं। ज्यादा डर इसी बात का है। खेत भारतीय किसान के होंगे, मेहनत भारतीय किसान की होगी, पसीना भारतीय किसान का बहेगा और खेतों में इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद, मशीन से लेकर फसल पर नियंत्रण कंपनियों का होगा। बाजार में बिकने वाले प्रोसेस्ड फूड पर नियंत्रण कंपनियों का होगा। ऐसी व्यवस्था में बड़े किसान तो खुद को किसी तरह बचा लेंगे, लेकिन छोटे किसानों का बचना मुश्किल है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि इन कानूनों के बाद एमएसपी का क्या होगा, पीडीएस का क्या होगा, एफसीआई और सीडब्ल्यूसी का क्या होगा। ये तमाम व्यवस्थाएं चलेंगी या बंद हो जाएंगी। एफसीआई और सीडब्ल्यूसी जैसे सरकारी निगम बचेंगे या बिक जाएंगे। यह भी बात करेंगे कि कैसे दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियां और संस्थाएं पिछले 75 साल से विकासशील और कमजोर देशों की बाहें मरोड़ रही हैं। चलते चलते एक गुजारिश, अगर ये वीडियो ठीक लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। आपका साथ ही हमारी ताकत है। नमस्कार।